हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके सीरीज़ का हमारा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम 20 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्नों में हम लोग इतने प्रश्न याद कर लेंगे कि इस वीडियो से आपको कम से कम एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो यदि पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा जरूरी है। आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न और जो भी डिटेल की जानकारी बताई जा रही है सभी याद होना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। तो देखिए क्या पूछा है, किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, सभी इसका सही उत्तर दे देंगे। तो उज्जैन कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, इसको याद रखना है, काकरी बर्डरी इंदौर से। कहाँ से निकलती है, काकरी बर्डरी इंदौर से शिप्रा नदी निकलती है। शिप्रा नदी की सहायक नदियाँ आपको याद रखना है, खान नदी, सरस्वती नदी, गंभीर नदी, गांगी नदी। कौन सी, गांगी नदी और एनू नदी। ठीक है, ये दो नदी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट में ये किताबों में छपी हुई है। ठीक है, तो कौन सी, गांगी और एनू, यह भी शिप्रा की सहायक नदियाँ है। गंभीर नदी भी शिप्रा की सहायक नदी है। खान नदी तो है ही, सरस्वती भी पहले से है। तो आपको ध्यान रखना है, गांगी और एनू ये दो नदियाँ ऐसी नदियाँ है जो अभी अभी बुक में जुड़ी हुई है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो शिप्रा नदी के तट पर कौन बसा हुआ है, कौन सा शहर बसा है, तो उज्जैन बसा हुआ है। आपको ध्यान रखना है। अब उज्जैन की हम लोग बात कर लेते हैं। उज्जैन में क्या क्या याद करने लायक चीजें मैं आपको इस वीडियो में याद करवा देता हूँ। ठीक है, तो उज्जैन का पुराना नाम अवंती उज्जैनी। आप सभी को पता होगा, अवंती और उज्जैनी उज्जैन का पुराना नाम है। अशोक, सम्राट अशोक जिसको बोलते हैं, वो यहाँ का राज्यपाल रह चुका था उसके शासनकाल में। ठीक है, जब उनके पिता का शासनकाल चलता था बिंदुसार का, तो उस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। आपको ध्यान रखना है, अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर है, उज्जैन में। मतलब एससी की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उज्जैन में। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। संजीवनी आश्रम उज्जैन में, कौन सा आश्रम, संजीवनी आश्रम उज्जैन में है। कौन सा, संजीवनी आश्रम उज्जैन में है। मंदिर और मूर्तियों का नगर कहा जाता है उज्जैन को। मंदिर और मूर्तियों का नगर यदि पेपर में पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है, उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, सिंहस्थ का मेला लगता है। ठीक है, उज्जैन में आपको मालूम है कुंभ का मेला जिसको सिंहस्थ कहते हैं, 12 वर्षों में एक बार लगता है। कहाँ लगता है, हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। ठीक है, राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था उज्जैन को। राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था उज्जैन को, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गुप्त काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी उज्जैन था। ठीक है, आपको ध्यान रखना, गुप्त काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था, उज्जैन था। ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है, सभी को पता है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, नागदा में कृत्रिम रेशम का कारखाना है। नागदा में कृत्रिम रेशम का कारखाना है। आपको ध्यान रखना है, नागदा में क्या है, कृत्रिम रेशम का कारखाना है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि कायथा, कायथा यदि पेपर में आ जाए, कायथा, तो ये भी उज्जैन में। कौन, कायथा भी उज्जैन में है। जूना एयरवास, जूना एयरवास भी उज्जैन में। आपको ध्यान रखना है, जूना एयरवास भी उज्जैन में है। दुर्गादास की समाधि भी उज्जैन में है। आपको ध्यान रखना है, दुर्गादास की समाधि भी उज्जैन में है। दुर्गादास की समाधि कहाँ है, उज्जैन में है। कालिदास समारोह कहाँ होता है, उज्जैन में होता है। आपको ध्यान रखना है, कालिदास समारोह कहाँ होता है, उज्जैन में होता है। भर्तहरि की गुफाएं भी कहाँ है, उज्जैन में है। भर्तहरि की गुफाएं कहाँ है, उज्जैन में। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, भर्तहरि की गुफाएं कहाँ है, उज्जैन में। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है, कालियादेह, कालियादेह भी कहाँ है, यह भी उज्जैन में। आपको ध्यान रखना है, कालियादेह यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी उज्जैन में। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उज्जैन जिले से रिलेटेड, तो कालियादेह भी कहाँ है, हमारे उज्जैन में। उज्जैन में जंतर मंतर भी आप सभी को पता होगा। वैश्य टेकरी स्तूप भी उज्जैन में। तो उज्जैन में इतनी सारी चीजें, आपको वीडियो में ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से इसको याद कर लेना है। एक बार फिर से इसको देख लो, जो भी मैंने बताया उसको अच्छे से याद करना। एक ना एक प्रश्न यदि उज्जैन का यदि आपको आता है तो इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, लोकसभा की पहली महिला महासचिव के बारे में पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको 2017 में नियुक्त किया गया था।
महिला महासचिव लोकसभा की पहली, तो इनका नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या नाम था इनका? स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। पर दिसंबर 2020 में उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव बना दिया गया है। किसको बना दिया गया है? उत्पल कुमार सिंह। आपको ध्यान रखना है, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव है। और स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला महासचिव थी लोकसभा की। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक राम किंकर बेज जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राम किंकर बेज। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक राम किंकर बेज जी को कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से राज्य से थे? तो ये पश्चिम बंगाल से थे। और ये कौन थे? तो ये मूर्तिकला के जनक थे, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक। ठीक है, मूर्तिकार थे, ठीक है, पेंटर थे। तो आपको ध्यान रखना है राम किंकर बेज जी कहाँ से थे? पश्चिम बंगाल के थे। और आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में और क्या आता है? सुंदरवन आता है। देखने लायक चीज क्या है वहां पर? सुंदरवन है। आपको ध्यान रखना है सुंदरवन कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है, सीएम कौन है पश्चिम बंगाल की? तो ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। ठीक है। अब आपको सीएम तो याद हो गए, पर यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। आपको ध्यान रखना है जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के। और आपको एक और चीज पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखनी है, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर हमारे। हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अवशेष है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, कुछ में नहीं आता है, पर आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अवशेष है? तो मैंने आपको बता दिया, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष है हम्पी। ठीक है, हम्पी किसका अवशेष है? विजयनगर साम्राज्य का। आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दो भाई थे। कौन थे? दो भाई। उनका नाम क्या था? हरिहर बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो आपको ध्यान रखना है 1336 में की थी। कब की थी? 1336 में की थी। आपको ध्यान रखना है इस समय 1336 में दिल्ली में कौन से राजा का शासन था? तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कौन सी नदी किनारे की थी? तो आपको ध्यान रखना है तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। कौन सी नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक। तो आपको ध्यान रखना है हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अवशेष है? तो विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की। कब की? 1336 में की। जब स्थापना की उस समय दिल्ली में किसका शासनकाल था? तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि हम्पी कौन सी नदी किनारे था? तो तुंगभद्रा नदी किनारे था। कहाँ पर था? कर्नाटक में था। अब आपको इतनी चीज विजयनगर साम्राज्य से याद हो गई, पर आपको 2 से 4 चीजें और इसमें याद करना है। तो देखिए, कृष्णदेवराय का एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय तुलुप वंश के थे। कौन से वंश के थे? तुलुप वंश के। कृष्णदेवराय तुलुप वंश के थे। और इनकी किताब का नाम आप ध्यान रखना, आमुक्त माल्याद। ठीक है, आमुक्त माल्याद, बिल्कुल ध्यान रखना। आमुक्त माल्याद किसकी किताब है? तो ये कृष्णदेवराय की है। ठीक है, एक और इनकी नाटक है जामवती कल्याणम। ठीक है, क्या है? जामवती कल्याणम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जामवती कल्याणम और आमुक्त माल्याद किसकी रचनाएं हैं? कृष्णदेवराय की रचनाएं हैं। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कृष्णदेवराय से संबंधित, कि अष्टदिग्गज किसके पास रहते थे? ठीक है, अष्टदिग्गज किसके राज दरबार में रहते थे आपको बताना है। तो अष्टदिग्गज की यदि बात की जाए तो अष्टदिग्गज कहाँ रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे, इनका नाम था तेनालीराम। ठीक है, इनका नाम क्या था? तेनालीराम। तो तेनालीराम ने भी एक किताब लिखी है पांडुरंग महामत्य। कौन सी किताब लिखी है तेनालीराम ने? पांडुरंग महामत्य। तो तेनालीराम की किताब जल्दी मेरे साथ में एक बार बोलो, पांडुरंग महामत्य। ठीक है, तो तेनालीराम किसके पास रहते थे? कृष्णदेवराय के पास रहते थे। ठीक है, कृष्णदेवराय की किताबें कौन सी है? आमुक्त माल्याद और जामवती कल्याणम। ठीक है, साथ में बोलते हुए चलना है। अष्टदिग्गज किसके राज दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के पास रहते थे। ठीक है, अब कृष्णदेवराय को और क्या क्या बोलते थे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है। तो आंध्र पितामह, आंध्र भोज
और अभिनव भोज। इनको 3 नाम से पुकारा जाता था, आंध्र पितामह, आंध्र भोज और अभिनव भोज। ये आपको इतनी जानकारी विजयनगर साम्राज्य की याद रखना है। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार यदि और सुनना है तो वीडियो को डबल से देख लीजिए, जहां से ये प्रश्न शुरू है वहां से वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से अपने पहले ही टेस्ट में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी में किसकी तरफ से खेलने वाले? मध्य प्रदेश की तरफ से खेलने वाले ऐसे क्रिकेटर जिसने भारत की ओर से अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट ले लिए, बड़ा खतरनाक काम करा। तो ये बॉलर होंगे, तो ये बॉलर का नाम क्या था? इनका नाम था नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी ऐसे थे जो मध्य प्रदेश के जो रणजी ट्रॉफी की टीम होती है उसके ये सदस्य थे, उसके जो मेंबर थे, ठीक है, उसके खिलाड़ी थे। और इन्होंने जब अपना पहला टेस्ट क्रिकेट खेला था, ठीक है, भारत की ओर से, तो 16 विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे? 16 विकेट लिए थे। तो आपको ध्यान रखना है। और किसके खिलाफ लिए थे? तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लिए थे 1988 में। आपको ध्यान रखना 1988 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने 16 विकेट लिए थे। और ये किस राज्य के थे? तो ये यूपी के थे, ठीक है, यूपी के थे। लेकिन रणजी टीम में किस में थे? तो मध्य प्रदेश में थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, नरेंद्र हिरवानी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के अमर कवि नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े हुए थे? तो कालिदास जी कहाँ से जुड़े थे? उज्जैन से जुड़े थे। हमने उज्जैन की बहुत सारी जानकारी पढ़ लिया ऑलरेडी, इसलिए हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर किसको समर्पित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर है, बिल्कुल है। तो ये किसको समर्पित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये समर्पित है स्वामी नारायण को। किसको समर्पित है? स्वामी नारायण को। तो दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर किसको समर्पित है? तो स्वामी नारायण को समर्पित है। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गवा दिया था? तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? तो 18 जून कब हुई थी? 18 जून 1858। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, डेट भी आपको याद रखना है। 18 जून 1858 में झांसी की रानी की मृत्यु हो गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसका अपना लोगो प्रतीक चिन्ह है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना स्वयं का लोगो और प्रतीक चिन्ह बना लिया, ठीक है। तो इसका नाम है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। बेंगलोर यहाँ पर राज्य नहीं है, ठीक है, बेंगलोर यहाँ पर राज्य नहीं है। बेंगलोर क्या है? यहाँ पर एक शहर है। और किस राज्य में आता है? तो ये कर्नाटक में आता है। व्यापम इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है। यहाँ पे पूछा है राज्य, तो बेंगलोर क्या भारत का राज्य है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर उन्होंने बेंगलोर देके रखा है, तो बेंगलोर ऐसा राज्य नहीं है। बेंगलोर कौन से राज्य में आता है? कर्नाटक में, तो ठीक है। तो बेंगलोर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली बोलते हैं। भारत की सिलिकॉन सिटी यदि पूछा जाए एग्जाम में किसको बोलते हैं? तो बेंगलोर को बोलते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से याद रखना है कि आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आपको ध्यान रखना है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बेंगलोर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के सीएम कौन है? तो येदियुरप्पा। यहाँ के सीएम कौन है? येदियुरप्पा बेंगलोर अपने कर्नाटक के सीएम है। आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के सीएम कौन है? येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। आपको ध्यान रखना, वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल है। और कर्नाटक के सीएम कौन है? येदियुरप्पा। और राज्यपाल वजुभाई वाला। आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, आपको ये ध्यान रख लेना कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 28 सीटें कर्नाटक में लोकसभा की। और यदि राज्यसभा की बात की जाए तो 12 सीटें। तो आपको याद रखना है 28-12, ठीक है। कर्नाटक की सीटें कितनी है? 28-12। 28 किसकी? लोकसभा की। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, ठीक है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क या राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या प्रदान करना? तो आपको ध्यान रखना है, आभासी कक्षाएं, वर्चुअल क्लासेस प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? आभासी कक्षाएं प्रदान करना, वर्चुअल क्लासरूम प्रदान करना नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष भोपाल में गैस त्रासदी
हुई थी। तो भोपाल में गैस कांड कब हुआ था, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो भोपाल में गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। भोपाल में गैस कांड कब हुआ था, गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 के दिन हुई थी। और इस समय भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी तो उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। पेपर में पूछा जाता है कौन थे सीएम, कौन थे उस समय, अर्जुन सिंह थे। कौन थे, अर्जुन सिंह थे। और गैस कौन सी लीक हुई थी, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपको ध्यान रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस लीकेज हो गई थी। कहां से लीकेज हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, उससे मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस लीक हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 में। मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, अर्जुन सिंह। ठीक है, तो आपको ये याद हुआ होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अधरकांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, अधरकांच गांव की बात कर रहे हैं। अधरकांच गांव गलसन माला के लिए जाना जाता है। कौन सी माला, गलसन माला के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है, ठीक है, आपको बताना है। तो अधरकांच गांव के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मेरे पुराने वीडियो में भी आपको यह नाम मिल जाएगा देखने के लिए। तो अधरकांच गांव मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो यह अलीराजपुर में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है अधरकांच गांव, तो यह अलीराजपुर में आपको देखने को मिलेगा। अब अलीराजपुर की यदि बात करें तो यहाँ पर कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य है, आपको ध्यान रखना है। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ है, अलीराजपुर में। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ है, अलीराजपुर में। कौन सा है, कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य। एक बार बोल के देख लेना, कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर। अब आपको एक और चीज याद रखना है अलीराजपुर के बारे में, आम की नूरजहां प्रजाति अलीराजपुर में मिलती है। आपको ध्यान रखना है, आम की नूरजहां प्रजाति। कौन सी प्रजाति, आम की नूरजहां प्रजाति मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में मिलती है। आपको एक और चीज याद रखना है, सबसे कम साक्षर जिला भी हमारा अलीराजपुर है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, अलीराजपुर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, सबसे कम साक्षर जिला, ठीक है, कौन सा है, अलीराजपुर है। आपको एक और चीज याद रखना है कि यहाँ पर एक एरिया है भाबरा। क्या है, भाबरा, जिसको आप चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। तो यह चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, आपको ध्यान रख, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली कौन सी है, तो भाबरा, जिसको आप चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। अब आपको अलीराजपुर के बारे में एक और चीज याद रखना है कि 17 मई, कितनी मई, 17 मई 2008 को अलीराजपुर बना था। ठीक है, 17 मई इंपॉर्टेंट है डेट, इसी डेट के साथ में प्रश्न उठ के आता है। ठीक है, तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर बना था। अब कहां से बना था, किसी ना किसी जिले को तोड़ के बनाया होगा, तो झाबुआ से अलग होकर बना था। कहां से अलग होकर बना था, झाबुआ से अलग होकर के बना था अलीराजपुर। कब बना था, तो 17 मई 2008 को। अब एक इतना सारा पढ़ लिया तो एक छोटी सी चीज और पढ़ना पड़ेगी। 24 मई 2008 को एक और जिला बना था, उसका नाम था सिंगरौली जिला। कौन सा जिला था, सिंगरौली जिला। कितनी मई को, 24 मई को। ठीक है, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना था। किससे टूटकर बना था, तो सीधी से टूटकर बना था। तो आपको इतनी चीजें याद रखना है इस प्रश्न से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूल पंचतंत्र इनके द्वारा लिखित थी। तो मूल पंचतंत्र मतलब पंचतंत्र जो किताब है वह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। आपको याद रखना है, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इनका नाम है भानु अथैया। ठीक है, किसने जीता था, भानु अथैया ने जीता था ऑस्कर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कब जीता था, 1983 में। ठीक है, कब जीता था, 1983 में भानु अथैया ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ठीक है, अब क्यों जीता था, तो इनकी एक फिल्म थी गांधी। कौन सी फिल्म थी, गांधी। ठीक है, और ये क्या करते थे भानु अथैया, तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। क्या थे ये, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। एक महिला थी भानु अथैया, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। और यह प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया जी का निधन हो गया है। आपको ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया जी का निधन हो चुका है। इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भानु अथैया कब जीता था, 1983 में जीता था। इनका निधन हो चुका है 15 अक्टूबर 2020 को। और यह महाराष्ट्र से संबंधित थे। ठीक है, किस राज्य से थे, तो महाराष्ट्र राज्य से थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इकबाल पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उर्दू साहित्य में दिया जाता है।
इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में दिया जाता है। 1986-87 से दिया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है 86-87 से दिया जा रहा है। 1986-87 से इकबाल पुरस्कार दिया जा रहा है उर्दू साहित्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मधई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जैव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है? तो मधई जंगल आपको ध्यान रखना है। मधई जंगल कहाँ पर है? तो यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मधई जंगल है। तो आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कृष्ण मृग मिलते हैं। ठीक है, कैसे मृग मिलते हैं? कृष्ण मृग मिलते हैं यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। अब होशंगाबाद के बारे में एक प्रश्न तो बहुत दिन से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो ये होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी भी होशंगाबाद में आता है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला पहला जिला भी होशंगाबाद है। तो ऐसा जिला जिसमें सिविल न्यायालय ऑनलाइन हुए थे तो ये कौन सा जिला है? होशंगाबाद जिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ बसे होते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मध्य प्रदेश शासन के कहाँ बसे होते हैं? तो छोटे और बिखरे आवासों में। कहाँ बसे होते हैं? छोटे और बिखरे आवासों में बसे रहते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। छोटे और बिखरे आवासों में बसे रहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये कब से बसा रहे हैं? तो ये 2004 से ये योजना चालू की गई थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है, बिल्कुल है, जो कि किले और मंदिर का मिश्रण है। चलो ठीक है, ये भी है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अनूठी शैली है वास्तुकला की, बोल दिया उसने। किले और मंदिर का मिश्रण भी है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो भाई ये कहाँ पर हमको ये बताना है? तो ये है ओरछा में। आपको ध्यान रखना है, ओरछा में। ठीक है, ओरछा में है। और ये कब बनाया गया था लक्ष्मी नारायण मंदिर? तो 1622 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1622 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो वीर सिंह देव के द्वारा बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था? वीर सिंह देव के द्वारा। किसके द्वारा? वीर सिंह देव के द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर को बनाया गया था। अभी ओरछा फिलहाल किस जिले में आता है? तो आपको ध्यान रखना है, निवाड़ी जिले में आता है। किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। तो ओरछा किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। और निवाड़ी जिला कौन से संभाग में आता है? तो सागर संभाग में आता है। आपको ध्यान रखना है, निवाड़ी जिला सागर संभाग में आता है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी। आपको सभी को याद रखना है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी है। 1 अक्टूबर 2018 को बना था। ठीक है, निवाड़ी कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 को बना था। और किससे अलग हुआ था? किसी न किसी से अलग हुआ होगा। तो ये टीकमगढ़ से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? टीकमगढ़ से अलग हुआ था। अब आपको एक और निवाड़ी के बारे में एक और चीज़ याद रखना है, ओरछा के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि चंद्रशेखर आजाद जी जो थे ये अंडरग्राउंड हुए थे ओरछा में। कहाँ हुए थे अंडरग्राउंड? ये ओरछा में हुए थे। व्यापम ने प्रश्न पूछा था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ पर अंडरग्राउंड हुए थे? तो ओरछा में अंडरग्राउंड हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। तो बघेलखंड के गायकों का एक पारंपरिक समुदाय कौन सा है? तो यह है बसदेव। आपको ध्यान रखना है, बसदेव आपको कहाँ मिलेंगे? बघेलखंड में मिलेंगे। बघेलखंड में कौन मिलेगा? बसदेव गायक मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, बसदेव गायक आपको कहाँ मिलेंगे? बघेलखंड में मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।